वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन तक। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ये वो सारे स्टूडेंट देख सकते हैं जो एसएससी जेई या फिर एसएससी बीपीएससी आरआरबी या फिर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें इंडियन पॉलिटी आता हो या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता हो, वो सारे स्टूडेंट इस लेक्चर को देख सकते हैं। इसमें हम लोग पहले थ्योरी और उसके बाद MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ करेंगे। ये सेशन डेली कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग का होता है वो होता है डिमांड ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कि किन लोगों ने डिमांड उठाया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, डिमांड ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो मेनली यहाँ पर दो तरह से, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल किसी पर्सन के द्वारा जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड उठाया गया, या फिर एट पार्टी लेवल जैसे कि कांग्रेस पार्टी या फिर स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग या और भी बहुत सारे उस टाइम आज़ादस्ता जो भी पार्टी चल रहे थे उस टाइम किन किन लोगों ने सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली का बात को उठाया और कैसे इंडिया में अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया। तो अगर हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर देखें, एट इंडिविजुअल लेवल, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक इन द ईयर 1895 इन्होंने कब किया? 1895 में। सेकेंड पर आते हैं गांधी जी। सेकेंड गांधी जी, इन्होंने कब? 1922। नेक्स्ट थर्ड आते हैं मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कब? 1924। एंड लास्ट वन M.N. रॉय। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब उनको बोलने का स्पीच देने का मौका दिया गया था तो उन्होंने वहाँ पर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की थी। कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और M.N. रॉय ने ऑफिशियली और फिर फॉर्मली जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया था फॉर्मली। अब हम बात करते हैं पार्टी लेवल पर। तो एट पार्टी लेवल, तो पार्टी लेवल पर दो पार्टी, एक स्वराज पार्टी 1934 में एंड सेकेंड कांग्रेस पार्टी 1935 में, या कहीं कहीं पर आपको 1936 भी लिखा हुआ मिल सकता है। मेनली 1935 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इंडियन के द्वारा टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड रखा गया, और तब जा कर के ब्रिटिश के द्वारा मेनली ड्यू टू वर्ल्ड वार सेकेंड, जहाँ पर उनको इंडियन सोल्जर की ज़रूरत थी कि वो लोग वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए इंडिया को अगस्त ऑफर, फिर क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के तहत ये तीनों ऑफर इंडिया में पेश हुए थे कि आपको आज़ादी के साथ साथ आपको अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगस्त ऑफर, इसमें अगस्त ऑफर में हमें पार्शियली कंस्टिट्यूएंट असेंबली का बात बोला गया था, ठीक। तो उनको सभी के द्वारा नहीं माना गया और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है अगस्त ऑफर। बस सिर्फ उनका अगस्त ऑफर का जो है वो ईयर ही इंपॉर्टेंट है कि कब अगस्त ऑफर आया, किस ईयर में आया, और उसमें पार्शियल कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी कि हाँ इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा? टोटल रूप से सारे लोग इंडियन नहीं रहेंगे। तो इस वजह से अगस्त ऑफर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि हम लोग को मेनली यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो मेनली क्रिप्स मिशन पर 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कैबिनेट मिशन पर। तो अगस्त ऑफर,
इसमें खाली ईयर याद रखिए, ये किस ईयर में आया था, तो ये 1940 में आया था। इसमें किस चीज़ का बात कहा गया था, पार्शियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, तो अगस्त ऑफर के बाद आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में हम लोग को डोमिनियन स्टेटस देने की बात किया गया था, लेकिन उसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। ये दो मेन पार्टी थी उस टाइम, तो हम लोग मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्रिप्स मिशन का जो भी ऑफर था, जो भी रिकमेंडेशन था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन लोग ही बनाएंगे, लेकिन एट टॉप पर ब्रिटिश का रूल रहेगा, जैसे कि ब्रिटिश क्वीन का रूल रहेगा। तो इस वजह से, और वो कंप्लीट आज़ादी नहीं होती, तो इसी वजह से कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का बात था टू सेपरेट नेशन। मुस्लिम लोग को अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अलग से देश चाहिए था, और इस अलग टू सेपरेट नेशन का बात क्रिप्स मिशन में नहीं बोला गया था, जिसके वजह से मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफ़र को नहीं माना। द क्रिप्स मिशन express advocate for the Constituent Assembly. However, its recommendation were not accepted by either मुस्लिम कम्युनिटी या फिर मुस्लिम लीग, नॉर और दी कांग्रेस पार्टी। रीजन क्या था? रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग टू सेपरेट नेशन दो सेपरेट नेशन का बात नहीं था, नॉट नेशन। और कांग्रेस पार्टी ने क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि यहाँ पर नॉट एक्सेप्ट उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने की बात किया था। किसका? डोमिनियन स्टेटस। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि एट टॉप लेवल पर रूल ब्रिटिश क्वीन का रहता है, और उसके जो भी नीचे वाले पद थे वहाँ पर इंडियन रहते। इस वजह से क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट इंडिया में नहीं किया गया। ठीक, अब बात आता है नेक्स्ट मिशन या फिर नेक्स्ट जो होता है वो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को इंडिया में जो थे वो एक्सेप्ट कर लिया गया बाय ऑल दी पार्टीज। इसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस, वो लोग धीरे धीरे इंडिया को इंडिपेंडेंस देते। उसके बाद जब तक मतलब कि कैबिनेट मिशन के तहत जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बन जाता तब वो लोग इंडिया को इंडिपेंडेंस देते। बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वार 2 में के वजह से उन्होंने जल्दीबाजी में इंडिया कंट्री को छोड़ के चला गया, और जिसके वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। ये न्यूज़ 12 बजे रात के पहले पाकिस्तान में पहुंची, इसलिए वो लोग अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 से मना रहे हैं, और हम लोग को ये न्यूज़ 12 बजे रात के बाद से मिली थी। तो हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं। तो इसमें क्या बात हुई, ये सारे पार्टीज़ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्टेड बाय ऑल दी पार्टीज़, एक्सेप्टेड बाय ऑल दी पार्टीज़।
इसके मेंबर कौन कौन थे? सबसे फर्स्ट मेंबर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सेकंड मेंबर सर स्टेफर्ड क्रिक्स एंड थर्ड मेंबर एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, और ये साथ में चेयरमैन भी थे इस ग्रुप को लीड करने वाले, मीन्स अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड थर्ड एवी अलेक्जेंडर। अब इनका क्या क्या रिकमेंडेशन था, इसका क्या क्या कंपोजिशन था वो देख लेते हैं। पहला कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा 1946 में, और ये मिशन जो आया था वो 1946 में आया था। ठीक, और इसके जो मेंबर रहेंगे वो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों रहेंगे। इलेक्टेड में कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें मतलब कि इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, जो अभी प्रेसिडेंट का जैसे इलेक्शन होता है जहाँ पर एमपी एमएलए को वोट को पॉपुलेशन वाइज डिवाइड करके उसके एक वोट का वैल्यू निकाला जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी उस वोट सिस्टम का यूज़ किया गया था। और इसमें मेंबर कंस्टिट्यूएंट असेंबली से कहाँ से आएंगे? तो मेनली प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंसेस से। प्रोविंसेस वैसा एरिया था जहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था, उसको हम लोग प्रोविंसेस कहते हैं। और प्रिंसली स्टेट जहाँ पर देसी रियासतें, इट मीन्स किंग रूल कर रहे थे, उसको हम लोग प्रिंसली स्टेट कहते हैं। ठीक, तो पहले इसका कंपोजिशन की कैसे इसका निर्माण हुआ वो बात लिख लेते हैं। सीए कंपोजिशन। हम लोग का जो असेंबली बना किसके तहत बना? अंडर कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहला चीज़ ये अंडर कैबिनेट मिशन। कौन सा इलेक्शन प्रोसेस यूज किया गया था? मतलब कि वोटिंग सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, PRSTVS। ठीक, और इसके मेंबर नॉमिनेटेड एंड मेंबर ऑफ सीए नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, ये बात होगी। अब असेंबली का फॉर्मेशन हो गया, अब उसका रिकमेंडेशन क्या क्या था, कहाँ से मेंबर आएंगे, किस बेसिस पर आएंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ सीट। तो उसके मेंबर कहाँ से आ रहे थे? प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट। डिटर्मिनेशन ऑफ सीट किस पर हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट, on the basis of population। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सीट सिर्फ इसमें मतलब कि 3 कास्ट को, मतलब ऑन दी सोशल क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल क्लास यहाँ पर जनरल, मुस्लिम और सिख में बांटा गया था। जनरल
Muslim and Sikh. On the basis of social class. जेंडर, देखिए रिजर्वेशन टाइप का इसको समझ लीजिए, जनरल, मुस्लिम एंड सिख। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि कहाँ पर हम लोग इलेक्शन करवाएंगे और कहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नॉमिनेट करेंगे। ठीक, तो मेनली यहाँ पर बात आ जाता है प्रोविंसेस का एंड प्रिंसली स्टेट, और एक और आ जाता है चीफ कमिश्नरीज। ठीक, तो ये दो जगह प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नरीज, चीफ कमिश्नर टोटल 4 जगह थे, वहाँ पर इलेक्शन होगा। ये दोनों जगह इलेक्शन, और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आएंगे मेंबर, नॉमिनेटेड। ठीक, क्योंकि वहाँ के किंग किसी एक पर्सन को नॉमिनेट कर देंगे कि आप जाइए कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि प्रिंसली स्टेट में क्या था कि जो भी जिनको भी थोड़ा सा भी कानून का जानकार है उनको नॉमिनेट करके भेज दिया, उनको ज़्यादा मतलब नहीं था, उनको लगता था कि आज़ादी नहीं मिलेगी और वो खुद से अपना रूल करना चाह रहे थे, तो उनको ज़्यादा था किसी को भी चलो भेज देते हैं। तो यहाँ पर टोटल 292 और यहाँ पर 4 पॉपुलेशन वाइज पर बांटा गया था। उस टाइम टोटल 11 प्रोविंसेस थे, तो टोटल 11 प्रोविंसेस एंड 4 चीफ कमिश्नर्स में से टोटल 296 सीट पर इलेक्शन हुआ और प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर आए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन हुआ, टोटल इलेक्शन में टोटल सीट्स ऑफ इलेक्शन कितने थे, 296। अब इलेक्शन हो गया, तो अब इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी जीतेगी कुछ ना कुछ सीट। अभी आप लोग जैसे कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, 2 मेजर पार्टी देखते हैं कि हाँ बीजेपी इतना सीट जीती और कांग्रेस इतना सीट जीते। तो उस टाइम भी 2 मेजर ग्रुप, तो 2 मेजर ग्रुप कौन कौन थे उस टाइम, एक कांग्रेस पार्टी और एक मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कितना सीट जीता, कांग्रेस ने 296 में टोटल 208 सीट विन किया, जीत लिया। ठीक, मुस्लिम लीग टोटल 73 सीट एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड स्मॉल पार्टी, इंडिपेंडेंट एंड स्मॉल पार्टी, इन्होंने 15 सीट विन किए। इस तरह से हम लोग का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में इन लोगों ने इतना सीट जीते, और इस इलेक्शन में सब तरह के लोगों सीट जो जीते, सब तरह के लोग सीट जीते। किस जनरली अगर हम लोग बात करें तो किस कम्युनिटी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो गया था, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख, एंग्लो इंडियन, वो लोग थे कुछ ब्रिटिश या फिर यूरोपियन जो इंडिया में आए और इंडियन वुमेन से शादी कर लिए, उनसे जो उनको बच्चा हुआ, जो भी उनको चिल्ड्रन हुए, उसको एंग्लो इंडियन कहते थे। तो उनका भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन था, SC/ST का भी और वुमेन का भी। इसमें टोटल 15 वुमेन थे जिन्होंने जीता था, और साथ में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो साइन हुआ गया, टोटल 8 वुमेन ने साइन भी किया था। तो यहाँ पर सब तरह के लोगों का जो है हमको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है। ठीक, अब ये हो गया, इलेक्शन हो गया। अब वो लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो अब हम लोग वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम स्टार्ट किया। और यहाँ से एक मेन क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो जाता है कैबिनेट मिशन से,
कैबिनेट मिशन को सभी पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसमें कौन सा वोटिंग सिस्टम यूज किया गया था? PRST-VS सिस्टम। इसके मेंबर नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों थे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये ज़्यादा जरूरी नहीं होगा कि किसने कितना सीट जीता, हाँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन सबका था, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, एंग्लो इंडियन का, SC/ST का, वुमेन का, ठीक। अब हम लोग उसका वर्किंग कमेटी, अब इलेक्शन जीत करके लोग आ गए तो अब काम स्टार्ट करेंगे। तो काम स्टार्ट या वर्किंग कमेटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो सब कुछ हो गया, इलेक्शन जीत लिया। अब 9 दिसंबर 1946 सबसे पहला मीटिंग इन्होंने अपना किया है, ठीक। कब? 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने अपना सबसे पहला मीटिंग स्टार्ट किया। तो जब कोई मीटिंग स्टार्ट करता है तो उसमें कोई नहीं कोई एक लीडर होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया या टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया, प्रोविजनल चेयरमैन यहाँ पर बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पर टेम्पोररी चेयरमैन बन गए। उसके बाद टोटल 211 पर्सन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, टोटल 211 पर्सन, क्योंकि साथ मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे और साथ में जो प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर थे उनको इनसे कोई मतलब था नहीं, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था प्रिंसली स्टेट के कुछ जो जगहों के राजा को, क्योंकि उनको अपना राज करना था। अगर कोई आपसे आपका राज छीने तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह जो प्रिंसली स्टेट से थे उनको अपने राजा का बात थोड़ा थोड़ा सा मानना होता था। तो सबसे पहले 1946 में क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 में पहला मीटिंग हुआ, फर्स्ट मीटिंग में ऑफ CA। इसमें प्रोविजनल चेयरमैन किसको बनाया गया? प्रोविजनल चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं कि प्रोविजनल चेयरमैन तो बन गया, डिप्टी चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? वाइस प्रेसिडेंट। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वाइस प्रेसिडेंट, इसमें टेम्पोररी वाइस प्रोविजनल वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे, या फिर अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट मीटिंग, हम यहाँ पर खाली देखिए मीटिंग 10 को भी हुआ था, 11 को भी हुआ था, 12, 13, 14, 15, हम लोग इंपॉर्टेंट मीटिंग को देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग 10 दिसंबर 1946, सॉरी 11 दिसंबर 1946, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ना कि सेकेंड मीटिंग। इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चूज किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट किसको चूज किया गया? SC मुखर्जी और VT कृष्णाचार्य। SC मुखर्जी, SC मुखर्जी या फिर हरेंद्र कोमर मुखर्जी, और एक और वाइस प्रेसिडेंट थे, वो थे VT कृष्णाचार्य। VT कृष्णाचार्य। और साथ में यहाँ के सचिव कौन थे? तो HV अय्यर
सचिव कौन थे इनके? HV अय्यर। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइज़र किसको चूज़ किया गया था? MNB इंदिरा को। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग फिर 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को क्या हुआ था? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जिसको ही आगे जा कर के प्रियम्बल का रूप दिया गया, और इसको 22 जनवरी 1947 को सबके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया, मतलब कि दिया गया, और इसी को आगे में जाकर के फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रियम्बल भी कहा गया। ठीक, तो 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 ये कौन सा मीटिंग था? 5th मीटिंग। इसमें क्या हुआ? JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को सबके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया। 22 सन 1947। इस दिन क्यों नहीं? क्योंकि इस दिन सारे लोग नहीं आए थे, सारे लोगों को समिति के साथ एक्सेप्ट करना था, तो इस वजह से इसको 22 जनवरी 1947 को सबके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। इसी क्रम में आगे बात बढ़ते रही। उसके बाद आ गया 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश को आज़ादी मिली, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एज ए लीगल मेंबर भी वर्क करना था देश को चलाने के लिए। अब अंग्रेज़ तो चले गए थे, तो अब देश को रन करने के लिए कुछ कानून चाहिए कि देश कैसे चलते रहेगा। उसके लिए डिफरेंट कमिटीज़ को बनाया गया कि किस तरह से देश रन होगा, और कुछ जो भी दिक्कतें आएंगी उनको कौन देखेगा। और सबसे बड़ा बात था कि जैसे ही जब तक अंग्रेज़ थे, कुछ ना कुछ उनका एक एक्स्ट्रा प्रेशर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ रहा था, उसको बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। ठीक, बट जैसे ही ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ा, तो वो फुल सॉवरेन बॉडी हो गई। यहाँ पर सॉवरेन का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल प्रेशर। अब सारा डिसीजन वो लोग खुद ले, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, वो सब अपना डिसीजन खुद से ले सकते थे। अब वो सारे एक्सटर्नल प्रेशर से ख़त्म हो गए। पहले भी ज़्यादा प्रेशर नहीं था, बट कुछ ना कुछ उनके रहने से प्रेशर था। अगर वो लोग रहते तो अभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं बनता जैसा अभी हम लोग का बना है। कुछ ना कुछ इसमें ब्रिटिश का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो सकता था, बट उनका जाने से एक फ़ायदा हुआ कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुल सॉवरेन बॉडी बन गया। और उसके बाद पाकिस्तान भी अलग हो गया, पाकिस्तान प्लस ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है उसमें। तो अब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए लॉ मेकिंग बॉडी और इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में भी स्टार्ट हो गया। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेंजेस इन CA आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या चेंज हुआ? पहला वो सॉवरेन बॉडी बन गए, फुल्ली सॉवरेन बॉडी। सेकंड, पाकिस्तान अलग हो गया। जो टोटल 398 मेंबर थे, वो ओनली 299 मेंबर बचे। 229 फ्रॉम प्रोविंसेस एंड 70 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। टोटल 90 मेंबर की मतलब टोटल 90 मेंबर आप कहाँ चल गए? पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने में। ठीक, एक और कि अब CA विल वर्क एज लॉ मेकिंग, विल वर्क एज
लेजिस्लेचर, इट मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी। इट मीन्स क्या कर सकते हैं उसको, इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा डिटेल में और भी पढ़िएगा तो इंटरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 से ही इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। ये फुल्ली नहीं था और कैबिनेट मेंबर भी बनना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी की तरह वो लोग अब काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब लॉ मेकिंग बॉडी हो गया तो सबसे उस टाइम सिर्फ एक ही चेयरमैन थे, अब यहाँ पर 2 चेयरमैन होंगे, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे कौन हो जाएंगे, जीवी मालविका, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी को वर्क करेंगे। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखे थे कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम कर रही थी, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना चेयरमैन चूज़ किया था। लेकिन अब लॉ मेकिंग बॉडी को भी एक चेयरमैन चाहिए होगा, तो जीवी मालविका को उन लोगों ने इलेक्ट किया एज ए लॉ मेकिंग बॉडी के चेयरमैन के रूप में, और जीवी मालविका ही बाद में जाकर के हमारे फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर भी बने थे। ठीक, तो यहाँ से सीए क्या हो गया, 2 भाग में बट गया, एक किसमें जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा और सेकंड लॉ मेकिंग एज ए लेजिस्लेचर वर्क करेगा, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। कौन कौन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, and next one is as a legislature। तो इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके चेयरमैन कौन हुए, जीवी मालविका। और यही बाद में जाकर के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर बने। अब ये हो गया, अब एक्चुअल मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। अब क्या स्टार्ट हो गया, एक्चुअल मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब किसी भी तरह का प्रेशर नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर। एक्चुअल मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो BN रॉ, तो यहाँ पर BN रॉ ने सबसे पहले एक ड्राफ्ट पेश किया, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने BN रॉ ने सिर्फ इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने में हेल्प नहीं किया था, इन्होंने साथ में बहुत जगह जैसे कि म्यांमार के भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प किया था। ये सिर्फ एक लीगल एडवाइज़र थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। BN रॉ एज ए लीगल एडवाइज़र इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक, और साथ में BR अम्बेडकर के बारे में एक बात है कि वो जहाँ से जीत के आए थे, ईस्ट बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल उस टाइम कुछ पार्ट, तो वो पार्ट चल गया था पाकिस्तान में। तो फिर उनका जो पाकिस्तान वाला पार्ट से था, उन्होंने वहाँ पर रिज़ाइन दे करके मुंबई में पुणे सीट के से जो व्यक्ति जीत करके आए थे, उनको फिर वहाँ रिज़ाइन करवा करके BR अम्बेडकर का वहाँ पर री इलेक्शन करवाया गया और वहाँ से फिर उनको सीट जितवाया गया। तब जा कर के वो हमारे इंडिया में आकर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट बने थे। ठीक, और फिर इट मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उनको बनाया गया था। तो BN रॉ ने क्या किया, फर्स्ट ड्राफ्ट पेश किया, किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल इसमें 243 आर्टिकल, साथ में 13 शेड्यूल थे।
इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना था तो ड्राफ्टिंग कमेटी कुछ सजेशन देते, कुछ ऐड करने के लिए इन्होंने अपना एक ड्राफ्ट पेश कर दिया। अब इस पर डिस्कशन होना था, इस पर रीडिंग होना था, ठीक। तो इसी 243 आर्टिकल्स कौन गलत है कौन सही है, थोड़ा सा चेंजेस मतलब इट मीन्स इसमें कौन सा पार्ट रखना है कौन सा पार्ट नहीं रखना है और कुछ ऐड करना है या नहीं करना है, ये टोटल हुआ था। तो अब जो भी बात होगा, एक BN रॉ ने जो अपना ड्राफ्ट पेश किया, अब उस पर बात होगा। उस पर बात करने के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाया गया था, 29 अगस्त 1947 को। और इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसके साथ 7 मेंबर, डॉक्टर भीमराव के अलावा 6 मेंबर इसमें और थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐड कर लिया जाए तो टोटल 7 मेंबर। अब कौन सा कमेटी फॉर्म हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी। और भी बहुत सारे कमेटी फॉर्म हुए थे, जैसे कि स्टीयरिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, माइनॉरिटीज़ कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने सारे काम के लिए किसी न एक हर तरह के कमेटी को बनाया गया और उसमें किसी न किसी एक को एक चेयरमैन प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया कि वो इस काम को अच्छे तरीके से कर सके। जैसे कि फंडामेंटल राइट कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, वो सब कुछ अभी हम लोग देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। किस डेट को, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है, प्लस 6 मेंबर और टोटल 7 मेंबर। टोटल अगर आपको 7 मेंबर का नाम जानना है तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर अलित कृष्णा स्वामी अय्यर, थर्ड मेंबर N गोपाला स्वामी अय्यर, फिर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधवराव, TT कृष्णाचार्य। ये टोटल इसके 6 मेंबर थे। और साथ में 2 मेंबर इसमें पहले थे जिनका डेथ हो गया था, एक थे BL मिश्रा और एक थे इसमें BP खनन। ये दोनों जो है इनका डेथ हो गया था। ये नाम जनरली नहीं आता है अगर आप किसी SSC का तैयारी या फिर RRB का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप BPSC का तैयारी कर रहे हैं तो ये टोटल 6 नाम आप याद कर सकते हैं। कौन कौन, पहला कन्हैया लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। सेकेंड अलित कृष्णा स्वामी अय्यर, थर्ड मेंबर N गोपाला स्वामी, फोर्थ मेंबर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, फिफ्थ मेंबर N माधवराव, सिक्स मेंबर TT कृष्णाचार्य। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, कान से नाक तक, KAN कान से नाक तक। तो कैसे कौन, ये तीनों मिला के हो गया कान से नाक तक।
के से कौन होंगे कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, ए से कौन होंगे ललित कृष्ण स्वामी अय्यर, एन से कौन होंगे एन गोपाला स्वामी अय्यर, से कौन होंगे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, नट से कौन होंगे एन यहाँ पर एन माधवराव, और तक टी कृष्णाचार्य। ठीक, तो जब अंग्रेज चल गए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसा असेंबली बन गया, फुल्ली रिपब्लिक बॉडी, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बॉडी, वर्क थ्रू कमेटी, मल्टी पार्टी बॉडी और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। ये सब कुछ हो गया हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और नोट में आप लोग लिख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में नोट पॉइंट B.R. अम्बेडकर, क्योंकि उनको देश की B.R. अम्बेडकर को देश की ज़रूरत थी। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले अपना जो इलेक्शन लड़ा था, कहाँ से लड़ा था, जुलूस कुल्ला सीट से, कुल्ला, ये ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था। तो ये आफ्टर पार्टिसिपेंट हो गया, तो ये पाकिस्तान का पार्ट हो गया। तो बाद में री इलेक्शन किस सीट का, पूना सीट ऑफ बॉम्बे, इसको इंडिया में लाया गया। पूना सीट इनको इंडिया में लाया गया, बॉम्बे। देश को उनकी ज़रूरत थी, ना कि इनको। इतना हो गया। डिफरेंट कमिटीज़, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब एक दो नोट पॉइंट है। कौन कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। एडहॉक कमेटी क्योंकि बहुत सारे कमेटी काम को सबको बांट दिया गया था कि आपको ये काम करना है, क्योंकि हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जल्दी बना करके कंप्लीट करना था। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कौन सा कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, ऑन फंडामेंटल राइट, सर्वपल्ली डॉक्टर नहीं, मतलब वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ में इनको और कौन सा दिया गया था, प्लस कम्युनिटीज कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल, प्लस ट्राइबल प्लस एक्सक्लूडेड एरिया, मतलब कि आसाम को छोड़ करके उस साइड का सारा एरिया, प्लस प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये सारा चीज़ के जो कमेटी के हेड थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये दिस एंड ये सर्व के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कौन कौन, स्टेट कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी। ये दो था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्लस यूनियन पावर कमेटी
ये दोनों के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और राजेंद्र प्रसाद को एक और स्टीयरिंग कमेटी भी दिया गया था, एक नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ड्राफ्टिंग मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में इसमें कौन आ जाएगा? एक स्टीयरिंग कमेटी जो सब कुछ संभाल रहे होंगे। स्टीयरिंग मतलब ये होता है सब कुछ संभालना, स्टीयरिंग कमेटी। तो ये दोनों के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्लस यूनियन पावर कमेटी JL नेहरू इनके थे। अब इसके बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी बन गया तो वहाँ पर मेन 3 रीडिंग स्टार्ट हुआ। 3 रीडिंग कब से कब तक? पहला रीडिंग चला 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। सेकेंड रीडिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर, अप्रॉक्स एक साल में 1 महीना कम, 1949 तक। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट रीडिंग 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को। सेकेंड जो रीडिंग था 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग कहा जाता है। और जिस दिन लास्ट रीडिंग कंप्लीट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 26 नवंबर 1949 को, जो भी एडिटिंग चेंजेस करने थे उसमें लगभग 90 to 95% काम जिस दिन कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाते हैं। 2005 तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते थे और 2005 के बाद से हम लोग इसको लॉ डे के रूप में बनाते हैं। तो कितने रीडिंग हुए थे हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा? 3 रीडिंग। by the Constituent Assembly। कब से कब तक? पहला 4 नवंबर 1948 to 9 नवंबर 1948। सेकेंड 15 नवंबर 1948 to 17 अक्टूबर 1948। एंड थर्ड 14 नवंबर 1948 to 26 नवंबर 1949। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग कहा गया इसको, इस सेकेंड रीडिंग को। और 26 नवंबर 1949 को पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते थे टिल 2005। उसके बाद से लॉ डे के रूप में, सॉरी उल्टा बोल दिए, कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 2005 इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। और 2005 के पहले से हम लोग इसको लॉ डे के रूप में मनाते थे, लॉ डे टिल 2005 तक। ठीक, एक यहाँ पर है BN रॉ के बारे में, तो ऐसा बात सुन लीजिए। BN रॉ पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इसको एज ए लीगल एडवाइजरी बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडवाइज़र करते थे उसके लिए इनको रखा गया था। और इन्होंने म्यांमार का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये क्या थे? लीगल एडवाइज़र थे। BN रॉ लीगल एडवाइज़र बट नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने म्यांमार का भी संविधान बनाने में हेल्प की, इंडिया के साथ साथ म्यांमार। और साथ में ये फर्स्ट इंडियन थे वहाँ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने, फर्स्ट इंडियन जज ऑफ ICJ, मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
ये हो गया। अब कुछ बातें और एक्स्ट्रा में, फर्स्ट रीडिंग फाइनल रीडिंग हो गया। फाइनल रीडिंग को लॉ डे के पहले के रूप में जानते थे और फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में। और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कानून था वो बन के लगभग तैयार हो गया। और जो प्रियम्बल, ये जो प्रियम्बल देखते हैं इसमें भी ये देखिए, प्रियम्बल में साफ साफ लिखा गया है 26 डे ऑफ नवंबर 1942, इस दिन से हम लोग अपने प्रियम्बल को इनेक्ट करते हैं। बट हम लोग इस दिन टोटल जो भी आर्टिकल थे उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, कुछ ही आर्टिकल को अडॉप्ट करते हैं। बाकी सारा आर्टिकल को हम लोग कब अडॉप्ट करते हैं? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का अपना ही एक इम्पोर्टेंस था। उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन से हम लोग पहली बार अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिए थे कि हम लोग आज़ाद है। और उस डे का इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाए, इस वजह से हम लोग 26 जनवरी को अपना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू करते हैं। तो इस दिन 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सा आर्टिकल लागू हो गया था? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 329, 336, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, इतने सारे आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल सिटीजनशिप के इस दिन से लागू हो गए थे 26 नवंबर 1949 के। लास्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कब हुआ था लास्ट मीटिंग? तो 24 जनवरी 1950 को। ये लास्ट कौन सा मीटिंग था? 12th मीटिंग था। टोटल कितने मीटिंग हुए? तो टोटल 12 मीटिंग हुए और लास्ट मीटिंग का डेट क्या रखा गया? 24 जनवरी 1950। लास्ट मीटिंग 24 जन 1950 को। ये इनका 12th मीटिंग था, लास्ट मीटिंग साथ में। टोटल 12 मीटिंग हुए बिफोर दिस, इसके पहले 11 मीटिंग और हुए। और क्या हुआ इस दिन कि राजेंद्र प्रसाद को सभी ने फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया का बनाया। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट। और क्या हुआ था साथ में इस दिन? टोटल 284 मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया था। कितने मेंबर ने? टोटल 284। साइन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और टोटल 8 वुमेन ने भी, 284 में से ही 8 वुमेन ने भी कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया था। और साथ में इसी दिन नेशनल एंथम प्लस नेशनल सॉन्ग को एक्सेप्ट किया गया था। और नेशनल फ्लैग को यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिख लीजिए। तो 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट कर लिया गया था नेशनल फ्लैग को, ठीक। और जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जन 1950 को, जब ये टोटल लागू हुआ, ये सब बात हम बता रहे हैं 24 जन का। अब 26 जन
टोटल आर्टिकल और टोटल पार्ट और टोटल शेड्यूल कितने थे, तो इसमें टोटल 22 पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। ये उस टाइम, प्रेजेंट में कितना है, $25 पार्ट, 470 प्लस आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल, टोटल 12 शेड्यूल है। आर्टिकल का अगर नंबर देखिएगा तो वो टोटल 395 नंबर में है, सीरियल नंबर वाइज। अगर लास्ट नंबर देखिएगा तो 395, बट बीच बीच में ऐड किए गए हैं। जैसे कि आप लोग एक पार्ट भी मिलेगा 4A या फिर 5A ऐड हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मिलेगा। बहुत सारे आर्टिकल आपको जहाँ पर भी ए सीरियल नंबर कैपिटल ए दिख रहा होगा, इट मीन्स वो आर्टिकल ऐड किया गया, इस हिसाब से उसका नंबर 470 प्लस आर्टिकल हो गया है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल खर्चा कितना हुआ था, 64 लाख रुपीज़। टोटल अमाउंट स्पेंट 64 लाख। और क्या, टोटल 16 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडीज़ किया गया था। साथ में मेनली जो प्रोविजन इसका लिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कुछ प्रोविजंस का अमेरिका से, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से, इस सब जगह से हमारा जो है ये इन्फ्लुएंस दिखता है। कहाँ कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लस अमेरिका प्लस इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन से ये ज़्यादा वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस, ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस। साथ में कनाडा, रशिया से कुछ पार्ट लिया गया, बट मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, अमेरिका प्लस इंग्लैंड, इसका इन्फ्लुएंस दिखता है। टोटल 11 सेशन, लास्ट वाला को छोड़ करके अगर फाइनल सेशन इंक्लूड कर ले तो टोटल 12 सेशन, वो मैंने पहले ही बता दिया। और इसमें इंग्लिश कैलीग्राफी, हिंदी कैलीग्राफी, मतलब कि इसका जो इंग्लिश वर्जन लिखा गया वो प्रेम बिहारी रजादा के द्वारा लिखा गया था, और हिंदी वर्जन जो लिखा गया था वो बसंत कृष्णा वेदिया के द्वारा। और उस पर जो डिज़ाइनिंग आपको जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, साइड में जो डिज़ाइनिंग दिखता होगा वो शांति निकेतन के द्वारा वो डिज़ाइनिंग किया गया था। इंग्लिश कैलीग्राफी, हिंदी कैलीग्राफी एंड डिज़ाइनिंग डेकोरेशन। of the constitution। तो इंग्लिश कैलीग्राफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा किया गया था, बाय प्रेम बिहारी रजादा। हिंदी कैलीग्राफी बाय बसंत कृष्णा वेदिया, उसका डेकोरेशन शांति निकेतन। ये होगी हम लोग का ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग को इसमें एक्स्ट्रा देखना होगा तो नीड क्यों पड़ता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या क्या था,
जैसे कि हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फीचर क्या है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हम लोगों ने अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसमें फंडामेंटल राइट है पार्ट 4 में, डीपीएसपी है, सॉरी फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, डीपीएसपी पार्ट 4, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में ऐड हुआ, यहाँ पर जो है पार्ट 4A ये एडिट किया गया। साथ में हम लोगों ने सेकुलर स्टेट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को रखा, इमरजेंसी प्रोविज़न हम लोगों ने दिया है। तो क्या क्या फीचर है हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर एक बार देख ले तो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लास्ट। तो क्या क्या फीचर हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कि एक तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय, टोटल कितना दिन का समय लग गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। अगर आप कहीं कहीं पर 2 ईयर 11 मंथ एंड 70 डेज भी होगा लिखा हुआ, ठीक। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसा है, क्या क्या फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप लोग अपने से भी बहुत कुछ ऐड कर ले सकते हैं, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, और क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, एंड नेक्स्ट फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 1 क्या था, इंडियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। नहीं, कल हम लोग प्रीएम्बल के बारे में देखेंगे, उसके बाद से आर्टिकल स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो भी लेक्चर 2 में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। डीपीएसपी कब था, पार्ट 4 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4 और भी बहुत कुछ आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेकुलर स्टेट, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब हम लोग इतना हो गया, हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट देख लिए। अब कुछ क्वेश्चन उसका देख लेते हैं, देन हम लोग इस लेक्चर को एंड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीएम्बल के बारे में देखेंगे, और इसमें अगर कुछ पॉइंट छूटा हुआ रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम एज ए नोट ऐड कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे पहला बार हम लोग को कहाँ पर से आइडिया दिया जाता है, बाय स्वराज पार्टी इन 1934, कांग्रेस पार्टी इन 1936, मुस्लिम लीग इन 1942, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1946। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि इंडिविजुअल लेवल पर बाल गंगाधर तिलक से एम.एन. रॉय 1934, और पार्टी के रूप में स्वराज पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर फर्स्ट पूछा गया है, हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्टली। तो कौन हो जाएगा आंसर, स्वराज पार्टी 1934। सेकेंड क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। हु इज द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले किसने सीए का आइडिया दिया था। तो यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल का ऑप्शन दिख रहा है, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिविजुअल लेवल पर कौन थे, एम.एन. रॉय। थर्ड क्वेश्चन, द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्टेड सीए वाज मेड बाय साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं, क्रिप्स मिशन,
कैबिनेट मिशन या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त आंसर है वो है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में भी बात था सब कुछ का, ठीक, बट उसमें मेन बात किस चीज़ का किया गया था, डोमिनियन स्टेटस का ऐड कर दिया था और सेपरेट नेशन का बात नहीं किया था, इस वजह से उसको रिजेक्ट किया गया था। लेकिन उसमें भी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बात किया गया था, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस विथ रेफरेंस टू प्रपोजल ऑफ किस मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव member nominated by the provincial assemblies as well as princely state. Any province which is not prepared to accept new constitution would have right to sign a separate agreement with the British regarding its future state. तो जो प्रपोजल आया था उसमें किस बारे में बात किया गया था कि प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड रहेगा, इलेक्टेड नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये क्रिप्स मिशन में ये प्रपोजल दिया गया था, जो भी इंडियन या फिर पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते वो सेपरेट अपना साइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा दिक्कतें हुई थी, बट लास्ट में सबको तैयार हो गया था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट खाली कौन सा ट्रू हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट, तो बी ओनली। फिफ्थ क्वेश्चन, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट, इट मीन्स टोटल सीट कितना रखा गया था। तो हमको पता है कि टोटल सीट 389 था और उस टाइम का जो पॉपुलेशन था 40 करोड़। तो इस हिसाब से क्या हो गया, तो 10 लाख मेंबर पर एक सीट, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मामले में, ठीक। तो असेंबली वाज बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज नहीं, यहाँ पर कौन सा वोट सिस्टम यूज किया गया था, PRSTVS सिस्टम। उसका मतलब कि वैक्स मताधिकार की एक जो पहले 21 एज था इंडिया में कि सबको इलेक्टेड किया रहा, बट वो यहाँ पर यूज नहीं किया गया था। डायरेक्ट इलेक्शन ये भी यूज नहीं किया था। असेंबली वाज मल्टी पार्टी बॉडी, यस असेंबली मल्टी पार्टी बॉडी थे, क्यों, क्योंकि उसमें कांग्रेस भी थे, मुस्लिम लीग थे जो कि बाद में अलग हो गए थे, प्लस 15 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और प्लस स्मॉल पार्टी 15 की जगह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्लस स्मॉल पार्टी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी पार्टी बॉडी, ठीक। नेक्स्ट, असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमिटीज, यस असेंबली ने वेरियस कमेटी में जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग के लिए एडहॉक कमेटी, माइनॉरिटीज़ कमेटी बनाया गया, स्टीयरिंग कमेटी बनाया गया। तो उसने जो उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे उन्होंने एज ए कमेटी की तरह काम किया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 3 और 4, तो ऑप्शन सी। हु वाज फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहला इलेक्टेड पूछा जा रहा है, कौन सा इलेक्टेड, ना कि नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड में कौन हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। हु वाज फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन, देखिए वहाँ पर मैंने कहा था कि नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन या फिर वाइस प्रेसिडेंट, ये नहीं बताया था। तो ये यहाँ पर टी कृष्णाचार्य, VT कृष्णाचार्य, HC मुखर्जी या फिर फ्रैंकी एंथोनी। तो फ्रैंकी एंथोनी को नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन 2 दिन के लिए बनाया गया था, 9 दिसंबर को ये भी बात हुई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब लाया था, 9 दिसंबर को, 28 अप्रैल को, 11 दिसंबर 1946 को या फिर 13 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर के आए थे। लास्ट क्वेश्चन, द रेजोल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो रेजोल्यूशन लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू, उसको कब सबने अडॉप्ट किया था, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या फिर 26 जुलाई 1946। तो 22 जनवरी 1947 को रेजोल्यूशन सबके द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।